नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के चांसलर कुलाधिपति श्री के.एल. ठकराल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठकराल सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इंदौर में ओरिएंटल यूनिवर्सिटी खोलने का इरादा आपने क्यों किया, जबकि भोपाल में आपके ओरिएंटल कॉलेज 5 कॉलेज हैं? आपने भोपाल में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खोली? वास्तव में मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय का स्कोप इंदौर में बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि जो एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो इंदौर में मध्य प्रदेश के बाकी किसी भी और दूसरे शहर की निस्बत कहीं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंदौर स्टेट के जो रूलर्स थे उन्होंने इंदौर में शिक्षा को बहुत जल्दी शुरू किया और जिस कारण से शिक्षा का माहौल बन पाया। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि होल्कर्स वर द मोस्ट एनलाइटेंड रूलर्स ऑफ ए स्टेट इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स। और दूसरी बात यह भी संयोग है कि मुझे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने भी कहा था, वो जब हमारे कॉलेज में आए थे तो बहुत खुश हुए भोपाल में, तो उन्होंने मुझे कहा ठकराल साहब आप विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं तो इंदौर उसके लिए सबसे सूटेबल जगह है। वहाँ पर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है और शिक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा मुझे अच्छी फैकल्टी, अच्छा स्टाफ जो उपलब्ध होगा वो मध्य प्रदेश के किसी भी और शहर की तुलना में इंदौर से ज़्यादा मिलेगा। एक विश्वविद्यालय खोलने में कौन कौन सी परेशानी आपको सामने आई? पिछले साल 2011 में आपने विश्वविद्यालय शुरू किया तो कई लोगों को भी पता भी नहीं कि इंदौर में ओरिएंटल विश्वविद्यालय नाम का विश्वविद्यालय भी है। तो क्या परेशानी आई और अब कैसे लोग उसको जान रहे हैं? पहली बात तो यह है कि विश्वविद्यालय स्थापित करने में मैंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि जिस वक्त भी ये अखबारों में न्यूज़ आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है एक ऐसा अधिनियम पास कर रही है जिससे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय को कायम करेंगी, तो मैंने उसी समय से ही विश्वविद्यालय की जितने भी नियम थे उनका पालन करना, उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया था। जैसा कि सबसे पहला जो आवश्यकता है वो ये है कि आपके पास कम से कम 50 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और दैट शुड बी वन सिंगल ट्रैक्ट ऑफ लैंड। तो मैंने यहाँ बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से मुझे 77 एकड़ ज़मीन मिल पाई और मैंने उस वक्त से इसको ले लिया। फिर इसके अलावा भवन निर्माण का प्रॉब्लम था, फिर इसके अलावा 5 करोड़ रुपया वहाँ पर जो है कॉर्पस फंड देना था, उसमें तो मुझे कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित होने वाला पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय है। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कही, मैं अपने स्वभाव के अनुसार, नियमों के अनुसार काम करना चाहता हूँ, नियमों का पालन करना शुरू करता हूँ और ऐसी व्यवस्था करता चाहता हूँ कि मैं नियमों पर पूरा उतर पाऊँ। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ, ओरिएंटल पहला ग्रुप है जो कि इंदौर में पहला निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने में कामयाब हुआ है। अब आपने कहा कि मुझे क्या परेशानियां हो रही हैं, यही बात मेरा परेशानी का सबब बन गया है। सभी लोग जानते हैं कि इंदौर में खाली बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी ही नहीं हैं, बल्कि इंदौर में एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत बड़े बड़े हाउसेस हैं। हालांकि ओरिएंटल भी काफ़ी बड़ा हाउस है और उसने भोपाल से चलकर इंदौर में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया है, मैं बहुत अफसोस से कहता हूं कि अभी तक भी वो बड़े बिग हाउसेज जो है ना, इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, इस बात को हजम नहीं कर रहे हैं कि बाहर से आकर कोई आदमी भोपाल का इंदौर का पहला विश्वविद्यालय बनाए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, मैं पिछले 53 साल से मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इंदौर का व्यक्ति अपने को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है। इन भोपाल का या ग्वालियर या जबलपुर का में इतनी भावना नहीं है, मगर यहाँ के लोगों में ये विचार ज़रूर है और वो इसी बात से पचा नहीं पा रहे हैं कि बाहर से आकर इस व्यक्ति ने कैसे पहला विश्वविद्यालय बना लिया। और यही कारण है। इंदौर के भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके शैक्षणिक संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो भोपाल में आपके 5 कॉलेजेस हैं, ओरिएंटल कॉलेज हैं, अलग अलग फील्ड में हैं। क्या वे कॉलेज आपके ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड हैं? मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि
कि ये जो निजी विश्वविद्यालय हैं ये एक प्रकार से कैंपस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ अफिलिएशन का प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट 5 साल के बाद बाकी दूसरे जो कॉलेज हैं उनका भी अफिलिएशन की परमिशन देगी। अभी तो जो कॉलेज जो भी एक्टिविटी इस कैंपस पर चलेगी वही इस विश्वविद्यालय के अधीन रहेगी। अभी आपके विश्वविद्यालय को वो यूजीसी की मान्यता है, यूजीसी की मान्यता प्राप्त 145 विश्वविद्यालयों में आपके विश्वविद्यालय का नाम है। यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर भी हमने देखा, कई लोग कोई भी देख सकता है, लेकिन फिर भी इंदौर के आपके विश्वविद्यालय को लेकर आंदोलन क्यों हो रहे हैं? आंदोलन जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि कुछ लोग मेरे पास पिछले 4-5 रोज से आए हैं, चाहने वाले लोग भी हैं, वो भी मुझे बल्कि जब ये देकर खुश होते हैं कि हमारा किसी नियम का उल्लंघन नहीं है तो हमसे बहुत बेबाक और दिली बात करते हैं। मुझे यहाँ तक बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसी एक संस्था का नहीं है, बल्कि बहुत से लोग जिसमें से हर प्रकार के लोग शामिल हैं, उन्होंने एक एजेंसी बनाकर ये एक मुहिम जारी कर दी है कि किसी भी प्रकार से ओरिएंटल यूनिवर्सिटी को नाकामयाब किया जाए। और वरना हमारे यहाँ जैसा कि आपने स्वयं कहा है, हमारे पास AICTE की परमिशन है, हमारे पास UGC की मान्यता है और हम जो कोर्स चला रहे हैं वो बिल्कुल नियमों के अनुसार ही चला रहे हैं। आज भोपाल का ओरिएंटल ग्रुप का जो इतना बड़ा नाम है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम नियम के अनुसार काम करते हैं, हम गलत काम बिल्कुल नहीं करते। ओरिएंटल की काफ़ी गुडविल है और हम लोगों की एक फैमिली के तौर पर भी ईश्वर की कृपा से बहुत गुडविल है। मैं यही कहूँगा कि लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आपने आरोप लगाया है NSUI के नेताओं पर, खास करके नितिन वानखेड़े और सिद्धार्थ यादव पे, कि उन्होंने आपके यहाँ आंदोलन किया, छात्रों को बरगलाया, और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनमें यूनिवर्सिटी के, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हैं। क्या ये आधार है आपका? मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आज 1.5 साल से हमारा कॉलेज चल रहा है, 1.5 यूनिवर्सिटी चल रही है और यूनिवर्सिटी में कभी भी किसी प्रकार के कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ। सवाल ये कि अब 1.5 साल चलने के बाद लोगों को कैसे शक पैदा हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि 2 TIs के सामने इन लोगों ने स्वीकार किया, वानखेड़े ने भी और दूसरे मिस्टर सिद्धार्थ यादव ने, उनसे कोई पूछने नहीं जाता इन TI से कि आपके सामने लोगों ने स्वीकार किया कि हम संतुष्ट हैं। पहले हमें गलतफहमी ये थी कि हम आपकी जो व्यवस्था है उसको एक कॉलेज के साथ कंपेयर करते थे। अब हम समझे हैं कि कॉलेज में और विश्वविद्यालय में बहुत अंतर होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो कॉलेज के साथ ना कभी होते हैं और ना कभी आ सकते हैं। मैं जब बार बार ये बात कहता हूँ, उन्होंने स्वीकार किया है, तो ये मीडिया वाले लोग ये लोग जाके उन TI से क्यों नहीं पूछते कि आपके सामने ये बात हुई थी? जब उन्होंने स्वीकार किया है कि हमें अब कोई सी प्रकार का कोई शक नहीं रहा, फिर ये बात आंदोलन खत्म क्यों नहीं किया जाता? और उसे सच्ची बात यह है कि उनके पीछे उनके कुछ स्वार्थ हैं। और जो मैंने आपसे बात कही है, मुझे बगैर किसी तरह के दरवाजा खटखटा के एक आदमी रात को 8 बजे मेरे घर पर आता है, एक तरफ वो आंदोलन कर रहा है, दूसरी तरफ मेरे घर आता है। किसी ने आज तक उससे इस बात का जारक सवाल नहीं पूछा क्या वाकई आप ठकराल साहब के घर में 8 बजे रात को गए थे? अगर वो इनकार करता है, वाकई कौन आपके घर आया था? मेरे घर आए थे यही जो सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ यादव, ये स्वयं मेरे घर पर आया था और उसने मुझे ये कहा कि हमें पहले दिन से मालूम है कि आपके यहाँ कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आपको हमारे साथ डील करना होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम आपके बच्चों को भी और आपकी पूरी व्यवस्था को बिल्कुल बढ़ा देंगे और आपको पार्टी फंड में पैसा देना होगा। मैंने उनसे स्पष्ट, कौन सा पार्टी फंड? इनका NSUI का जो पार्टी है जी, इनकी जो अपनी कहूँगी, आपको ये तो मालूम होगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बड़े नेता अपने जेब में डालें, वो नेता पार्टी फंड के नाम से ही हैं। अगर मैं ये बात गलत होती तो मैं इतनी कहने की जरूरत ना हो करता। और मैं सबसे कहता हूं कि आप यादव को बुला के पूछिए, आप उसे कहिए ऑन वोट बताइए कि आप ठकराल साहब के घर बगैर किसी सूचना के चले गए थे और आपका ठकराल के साथ पर्सनल कोई परिचय नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि इन नेताओं ने, नितिन वानखेड़े जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शहर NSUI के अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव, इन्होंने आपसे 25 लाख रुपए मांगे
तो क्या कहा कि सीधे उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे? ये इन्होंने कहा कि आपको पार्टी फंड में पैसा देना होगा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं किसी भी पार्टी फंड को पैसा नहीं देता हूं। ऐसा एनएसयू का आंदोलन हमारे यहाँ जबलपुर में भी हो चुका है और वो भी एक ऐतिहासिक घटना थी, उनको भी सबक वहां सीखना पड़ा कि ओरिएंटल बाकी अलग है। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल एक पैसा भी देने को तैयार नहीं हूं। उनका कहना यह था कि हम बहुत पैसा नहीं मांगे, विश्वविद्यालय के लिए जो हम आपसे रकम चाहते हैं 25 लाख रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। मैंने कभी उनसे रकम नहीं पूछी, उन्होंने स्वयं भी कहा कि ये 25 लाख विश्वविद्यालय के लिए जो इस वक्त चल रहा है वो कोई अधिक नहीं है। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से उनके इनकार किया कि ओरिएंटल कभी इन बातों में नहीं आता। ओरिएंटल के पास सभी प्रमाण पत्र हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, आप स्वयं देखिए इस बात के लिए कि ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हुआ है वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एमपी ऑनलाइन के माध्यम से हुआ है। अब ये बच्चों को जानकारी है, उसके बावजूद ही ये भ्रम कैसे फैलाया जा रहा है? मतलब अफवाह फैलाकर अवैध वसूल, आप इस अवैध वसूली की कोशिश के खिलाफ आपने पुलिस को रिपोर्ट की है क्या? किसको? पुलिस को, कि अवैध वसूली की कोशिश कर रहे हैं लोग। देखिए सवाल ये है, अवैध वसूली की कोशिश में एक बड़े राष्ट्रीय चैनल के मालिक से पूछताछ हो सकती है, अगर दो बड़े संपादकों से पूछताछ हो सकती है इस तरह विज्ञापन के नाम पे वसूली करने से, तो पार्टी के नाम पर फंड लेने वालों के खिलाफ देखिए मैं आपसे ये बता रहा हूं कि अभी तक जो हमें संरक्षण मिल रहा था ना वो पुलिस के माध्यम से मिला है और पुलिस के कारण से ये लोग ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर पाए, हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि बच्चे सारे हमारे साथ हैं, अगर हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे इनके साथ होते करोड़ों लोगों का तोड़ फोड़ हो चुका होता। इसलिए नहीं हुआ है कि खाली पुलिस ही बल्कि विद्यार्थी इनके साथ नहीं है। आज 50 विद्यार्थी वहां गए हैं, आज 60 विद्यार्थी वहां गए हैं। किसी के पास क्या प्रमाण है इस बात का है कि वो जो विद्यार्थी हैं वो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी है या बाजार से कोई किराए पर लेके आदमी लेके चले जाते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये अभी बातचीत जैसे ही इतवार की बात है, अब मंडे को इनके साथ हमारी बातचीत होने वाली थी कि हम आपके साथ पूरे पत्र देखेंगे। मंडे को इनके साथ बात हुई। दूसरी बात यह कि ये चीजें कहना इतना आसान नहीं होता। मंडे को हमारे पास आए, जैसे मैंने आपको पत्र में भी लिखा है कि 4 बजे इनके साथ तय हो गया, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि सब कुछ सही है। अगर ये बात समाप्त हो जाए तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाकर इनके खिलाफ शिकायत करूं, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी चलाना है, ना कि लोगों के साथ झगड़े मोल लेना है। यही कारण है कि मैंने उस वक्त जो चीजें, अब जो मैंने ये बात आपको बताई है, जब मैंने सबको बताया पत्रकार वार्ता में कि मेरे पास सब कुछ है और ये बिल्कुल संतुष्ट होकर चले गए हैं, तो ये पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि आप बताइए फिर ये ऐसा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा चाहिए और उन्होंने पैसा मेरे से मांगा, मैंने उसको इनकार किया। ये एक विचार पैदा हुआ तो मैंने इस बात को कहा, वरना नॉर्मली कोई आदमी ऐसे पचड़े में नहीं पड़ता, लेकिन ये मुझे कहना ही पड़ा क्योंकि संतुष्ट होने के बावजूद भी अब आप देखिए एक बात को कि सोमवार इनके साथ निपट गया तो इन्होंने उसके बाद यानी कोई तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन इन्होंने विज्ञप्ति इशू नहीं की कि हमारे पूरे जो है ना संतुष्टि हो गई है। फिर दूसरी बात आप और देखिए कि इन्होंने मतलब ये पेपर को न्यूज दी है कि अब हम जो है ना वो कोर्ट में जाएंगे। अब सवाल ये, जब कोर्ट का रास्ता इनके लिए खुला है और कोर्ट का ही रास्ता इनको अपनाना चाहिए था, इन्होंने शुरू से उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाया? अभी आप कितने विद्यार्थी आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? अभी लगभग 1200 बच्चे हमारे में पढ़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बीटेक और कुछ डिप्लोमा की परीक्षा को लेकर उन्हें आपत्ति थी। देखिए उनकी आपत्ति बिल्कुल निराधार है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में कहा है कि यूनिवर्सिटीज के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो हमने बार बार जनता को बताए हैं। हाँ, कि आपको अधिमान्यता की जरूरत नहीं, किसी नहीं मान्यता की, मतलब हम जो है ना प्रायर परमिशन की उसके बगैर भी हम कोर्स शुरू कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब हम कोर्स शुरू करते हैं तो उसका इंटेक कौन फैसला करेगा? हम ही तो करेंगे। हाँ, उसका अब जब कोर्स हमने कहा कि हमने मैकेनिकल शुरू करना है तो ये इसलिए नहीं कहा कि मैकेनिकल में 60 रखो 100। हमने जो कुछ भी किया है वो उसके जो अधिकार दिए हुए, मैंने इसमें भी लिखा है कि हमारे अधिनियम और ऑर्डिनेंसेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एक स्पेशल गजट में पब्लिश कर चुकी है। हमारे ऊपर जो चीज लागू होती है वो अधिनियम और वो हमारे जो होते हैं स्टैट्यूट्स एंड
ऑर्डिनेंसेस होते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल का नहीं होता। हम उसके अनुसार कर रहे हैं और ये बच्चों को वर्गलाते हैं, हम उसके अनुसार एडजस्ट करते हैं। मैंने आमतौर पर ऑल इंडिया काउंसिल 7 साल के देती है। आपको ताज्जुब होगा कि साउथ में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि एक कोर्स में 6 से लोगों की एडमिशन होती है। लेकिन लोगों को जो कि जैसे आपने महसूस किया होगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट नया आया है, इसलिए ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम कि इसका पीछे क्या नियम है, क्या प्रिविलेजेस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, वो क्या कर सकते हैं। नीति नियामक संस्था ही है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय खुद अपने नियम बनाता है और उसे पालन करता है। नहीं, मैंने बनाता है, वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। वो गवर्नमेंट जब अप्रूव करती है तो गवर्नमेंट अप्रूव के बाद फिर वो गजट में जो है ना, वो आपका गवर्नमेंट प्रेस से वो उसको पब्लिश होते हैं, जिसकी कापी हमारे पास उपलब्ध है और वेबसाइट पर भी है। कोई व्यक्ति भी उन नियमों को देख सकता है। वो नियमों में लिखा हुआ है कि जो इनटेक का फैसला होगा वो हमारी विश्वविद्यालय स्वयं करेगी। ओके, आगे क्या योजना है आपकी विश्वविद्यालय को? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको विश्वास हो कि ना हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरा जिंदगी का मकसद क्या है। मैं इत्तेफाक की बात है कि बचपन से जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गांधी जी से प्रभावित हुआ, लेकिन उससे ज्यादा अब्राहम लिंकन से प्रभावित हुआ। अब्राहम लिंकन ने एक बात में मेरी जिंदगी का नया रास्ता खोल दिया। उसने लिखा है, आई लाइक ए पर्सन हु इज प्राउड ऑफ हिज कंट्री, आई लाइक हिम सो लिव द कंट्री बिकम्स प्राउड ऑफ हिम। मैं बचपन से यह प्रयास कर रहा हूं कि मैं जीवन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे कार्य ऊपर गर्व करें। यह मेरा जिंदगी का मकसद है और मैं प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु अच्छे काम मुझसे करा, ऐतिहासिक काम मुझसे करा। मैं उम्मीद है कि मैं इंदौर में नालंदा या जो तक्षशिला स्थापित करके जाऊंगा, पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। आपकी उम्र अभी 84 साल है, 83 की उम्र में आपने विश्वविद्यालय खोला, जबकि लोग आम आदमी तो 60 साल की उम्र में तो रिटायर होने की सोच लेता, सोचता मैं सब काम खत्म करके आराम से पेंशन खाऊं। आपको क्या सूझा कि 83 साल की उम्र में आपने विश्वविद्यालय खड़ा किया? मैं अपनी उम्र जो है वो साल गिनती करके नहीं करता। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आई एम ए यंग मैन, आई विल रिमेन ए यंग मैन टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूं। जिनके आदर्श होते हैं, जिनकी जिंदगी में मिशन होते हैं, वो कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं, वो कभी साल गिनते ही नहीं हैं। मैंने कभी नहीं महसूस किया। आपने पूछा तो मैंने कहा कि मैं 84 साल में चल रहा हूं और मेरे साथ आपको ये कहा था कि इस वर्ल्ड में जो कल्चर है वो ये नहीं पूछा जाता कि आपके मतलब बैंक में क्या हिसाब किताब है, बैंक बैलेंस क्या है। अभी मेरा बैंक बैलेंस उम्र का 25 साल बकाया है। मैं सेंचुरी और 1 दशक और 2 छक्के लगा के जाऊंगा और हिंदुस्तान का बेहतरीन विश्वविद्यालय दे के जाऊंगा। और मेरा ये मकसद है जिंदगी का कि दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर शामिल करा के जाऊंगा। ठकराल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे अपने विचार शेयर किए, एक नए विश्वविद्यालय को शुरू करने में होने वाली परेशानियों के बारे में आपने हमसे बातचीत शेयर की। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने मिशन में कामयाब हों, इंदौर में पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय आगे जाए, तरक्की करे, लोगों को और शिक्षा का ज्ञान बांटे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं आवाज करने के लिए। आपने बहुत अच्छा काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक प्रयास किया कि लोगों में जो गलत फहमी है उसको दूर किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गलत फहमी दूर होगी और मेरे शहर वासियों, नगर वासियों, इन भ्रांतियों में मत आओ। मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ। ओरिएंटल विश्वविद्यालय की जेन्युइन विश्वविद्यालय है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पुनः बार बार धन्यवाद करता हूँ। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।